नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केबीएस पीआरटी ईबीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे भोजन यानी फूड के बारे में। इससे पहले भोजन चैप्टर के अंतर्गत एक क्लास हो चुकी है, यह दूसरी क्लास है फूड चैप्टर के अंतर्गत। इसमें हम बात करेंगे पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि पोषक तत्व हैं क्या। जीवों को अपने शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए, विकास यानी डेवलपमेंट के लिए, अनुरक्षण और मेंटेनेंस के लिए तथा शरीर की जैव प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीव विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिन्हें पोषक तत्व अथवा पोषक पदार्थ कहते हैं। जीवों को अपनी शरीर की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए तथा शरीर की जैव प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीव विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिन्हें पोषक तत्व अथवा पोषक पदार्थ कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोषक पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जीवों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले सभी पोषक पदार्थों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पोषक पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? पोषक पदार्थों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला कार्बनिक पोषक तत्व यानी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और दूसरा अकार्बनिक पोषक तत्व यानी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। कार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन को देखना है। कार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? कार्बोहाइड्रेट आएंगे, प्रोटीन्स, वसा यानी फैट्स, विटामिन इसके अंतर्गत आएंगे। जबकि इनऑर्गेनिक के अंतर्गत खनिज लवण और जल। खनिज लवण के अंतर्गत कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस और क्लोरीन आएंगे। पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या वसा और प्रोटीन, विटामिन्स इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि अकार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत खनिज लवण और जल आते हैं। खनिज लवण में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस जैसे तत्वों को देखना है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। सबसे पहले हम कार्बनिक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, यानी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट रासायनिक यौगिक होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कितने अनुपात में? 1:2:1 के अनुपात में। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं। पाचन के पश्चात यह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? ये रासायनिक यौगिक होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं। पाचन के पश्चात यह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन के द्वारा
शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज का कार्य क्या है? ग्लूकोज शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसको आपको ध्यान देना है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। शरीर की कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 79% मात्रा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही पूरी की जाती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। शरीर की कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 50% से 79% मात्रा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही पूरी होती है। यानी शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ऑक्सीकृत होकर के शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट घुलनशील शर्कराओं तथा अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? भोजन में कार्बोहाइड्रेट घुलनशील शर्करा और अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकृत से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना प्राप्त होती है? याद रखना है आपको। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकृत से 4.2 किलो कैलोरी, कितना? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकृत से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इतनी सारी बातें आपको कार्बोहाइड्रेट में याद रखनी है। हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट एक रासायनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। शरीर की कुल ऊर्जा का 50 से 79% मात्रा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही पूरी होती है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट घुलनशील शर्कराओं तथा अघुलनशील मंड के रूप में पाया जाता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकृत से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है हमारे शरीर को? गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गुड़, शहद, सूखे फल, अंजीर, दूध, पके फल, आलू, शकरकंद, चुकंदर, रसीले फल, गन्ना, सलजम, केला, मांस आदि से प्राप्त होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। गुड़, गन्ना, आलू, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, शकरकंद, चुकंदर आदि से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है? कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत बांटा गया है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं एवं वसा में परिवर्तित होकर संचित भोजन के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं? संचित भोजन के रूप में कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? शरीर को ऊर्जा यानी एनर्जी प्रदान करते हैं। शरीर में उपस्थित वसा के लिए आवश्यक तत्व तथा शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए प्रोटीन को संरक्षित रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं एवं शरीर में उपस्थित वसा के लिए आवश्यक तत्व हैं तथा शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए प्रोटीन संरक्षित रखते हैं। शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए प्रोटीन को संरक्षित रखते हैं।
अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से होने वाले रोग के बारे में। इनकी कमी या अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है? कार्बोहाइड्रेट की यदि अधिकता हो जाएगी तो शरीर के वजन में वृद्धि हो जाएगी एवं मोटापे से संबंधित रोग हो जाएंगे। शरीर जो है काफ़ी भारी भरकम हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। मोटापा इससे हो जाती है जब भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी, यानी शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाएगी, शरीर के वजन में वृद्धि हो जाएगी और मोटापा जैसे रोग हो जाएंगे। जबकि कार्बोहाइड्रेट की कमी से कार्य करने की दक्षता में कमी आएगी एवं शरीर के वजन में कमी हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर के वजन में कमी आएगी और शरीर की दक्षता में भी कमी आएगी, जबकि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मोटापा जैसा रोग हो जाएगा। इतनी सारी बातें आपको कार्बोहाइड्रेट में याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम प्रमुख पोषक तत्व प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स वर्ष 1938 में प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जे बर्जीलियस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? 1938 में प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस द्वारा किया गया। जे बर्जीलियस द्वारा किया गया था। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन तत्व विद्यमान होते हैं। प्रोटीन में कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन तत्व विद्यमान होते हैं। शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। कितना भाग? शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन द्वारा ही निर्मित होता है। प्रोटीन्स द्वारा ही निर्मित होता है। कितना परसेंट भाग? लगभग शरीर का 15% भाग प्रोटीन द्वारा ही निर्मित होता है। सोयाबीन एक गैर पशु प्रोटीन है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन हमें जंतुओं द्वारा भी प्राप्त होता है और वनस्पतियों द्वारा भी प्राप्त होता है। सोयाबीन एक गैर पशु प्रोटीन है जिसमें अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या जो है प्रोटीन में सर्वाधिक पाई जाती है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के कार्य क्या हैं। शरीर में प्रोटीन्स के कार्य क्या हैं? प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि, हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन एवं उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन एवं उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। और क्या करते हैं? ये शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं, यानी एसिड बेस का संतुलन शरीर में बनाए रखते हैं। प्रोटीन्स एवं एंटीबॉडी के रूप में शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमने आपको बताया प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन एवं उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। ये शरीर में एसिड बेस का संतुलन बनाए रखते हैं एवं एंटीबॉडी के रूप में शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये प्रोटीन के मुख्य कार्य हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्रोत की। प्रोटीन्स के स्रोत क्या हैं? प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं दूध, अंडा, दाल, सोयाबीन, बादाम, पनीर, मांस, मछली आदि में सोयाबीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं दूध, अंडा, सोयाबीन तो हमने आपको बताया ही, बादाम, पनीर, मांस, मछली आदि में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वसा यानी फैट्स की। वसा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक है। किससे किससे निर्मित? वसा यानी फैट्स। वसा को क्या कहते हैं? फैट्स, इसी को कहते हैं।
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। किससे किससे निर्मित है? वसा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक है, परंतु इनमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बहुत कम पाई जाती है। वसा के माध्यम से शरीर में ऊर्जा की कमी को दूर किया जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात की गई, कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में भूमिका निभाती है वसा यानी फैट्स भी। वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक है, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। वसा के माध्यम से शरीर की ऊर्जा की कमी को दूर किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वसा के प्रकार के बारे में। वसा जंतु वसा और वनस्पति वसा। कितने प्रकार की वसा होती है? तो एक तो जो हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं, दूसरी वह जो हम वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जंतु से प्राप्त होने वाली वसा के बारे में। इसका उदाहरण है जैसे दूध, चाहे आपकी गाय हो, भैंस हो या अन्य कोई दुधारू जानवर हो जिससे हम दूध प्राप्त करते हैं। दूध से पनीर बनाई जाती है। दूध, पनीर, अंडा, मछली आदि इसके उदाहरण हैं। किससे? जंतुओं से प्राप्त होने वाले वसा। जंतुओं से प्राप्त होने वाले वसा के अंतर्गत दूध, पनीर, अंडा आदि आते हैं। जबकि वनस्पति वसा के अंतर्गत सरसों, तिल, नारियल, मूंगफली, बादाम, अखरोट आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा के उदाहरण हैं दूध, पनीर, अंडा, मछली आदि। जबकि वनस्पति तेलों से प्राप्त की जाने वाली वसा के उदाहरण हैं जैसे मूंगफली, सरसों, तिल, नारियल, अखरोट, बादाम आदि वनस्पति तेलों से प्राप्त की जाने वाली वसा हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट वसा के बारे में। वसाएं सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। कितने सेंटीग्रेड तापमान पर? 20 सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं, परंतु यदि इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। वसाएं सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहा जाता है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है वसा के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वसा के कार्य, फैट के कार्य। शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने पर आवश्यक ऊर्जा की मात्रा वसा द्वारा पूरी की जाती है। शरीर में यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में कमी हो जाए तो ऊर्जा की जो मात्रा होती है किसके द्वारा पूरी की जाती है? वह वसा के द्वारा पूरी की जाती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने पर आवश्यक ऊर्जा की मात्रा वसा द्वारा पूरी की जाती है। त्वचा के नीचे एकत्रित वसा तापमान नियंत्रण का कार्य करती है। त्वचा के नीचे एकत्रित वसा टेम्परेचर कंट्रोल का भी कार्य करती है। किसका? टेम्परेचर कंट्रोल का भी कार्य करती है। कौन? वसा। त्वचा के नीचे एकत्रित वसा ताप नियंत्रण का कार्य करती है। शरीर के आंतरिक भागों को चोट से बचाना एवं त्वचा के रूखेपन, ड्राइनेस से सुरक्षा करना भी इसका कार्य है। शरीर के आंतरिक भागों को चोट से बचाना एवं त्वचा के रूखेपन यानी ड्राइनेस को भी सुरक्षित करता है, रूखेपन को सुरक्षा करता है।
शरीर के आंतरिक भागों को चोट से बचाता है एवं त्वचा के रूखेपन से भी सुरक्षा करता है। कौन? वसा यानी फैट। वसा के स्रोत हैं दूध, मांस, मछली, मक्खन, मछली का तेल, घी आदि इसके स्रोत हैं। वसा किससे प्राप्त होती है? दूध से, मांस से, मछली से, मक्खन से, मछली के तेल से, घी से आदि से वसा प्राप्त की जाती है। अब हम बात करते हैं वसा की कमी से होने वाले रोग के बारे में, वसा की कमी से होने वाले विकार के बारे में। वसा की कमी से होने वाले विकार के बारे में हम बात करते हैं। मानव शरीर में वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है एवं वजन में ह्रास होता है तथा शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट, शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। वसा की कमी के कारण कौन सा विकार होता है? मानव के शरीर में वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में ह्रास होता है तथा शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है वसा की कमी से। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वसा की अधिकता से क्या होता है। वसा की अधिकता से होने वाला विकार है, वसा की अधिकता से शरीर का वजन बढ़ता है। जब भी वसा यानी फैट्स जो है डिपॉजिट हो जाएगा, इसकी अधिकता हो जाएगी तो शरीर का वजन बढ़ जाएगा। शरीर का वजन कैसा हो जाएगा? शरीर का वजन बढ़ जाएगा, जिससे हृदय संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप आदि की संभावना बढ़ जाती है। किसकी संभावना? वसा की अधिकता से शरीर का वजन बढ़ता है, जिससे हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं एवं उक्त रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर आदि की संभावना बढ़ जाती है। आज हमने पोषक पदार्थों के अंतर्गत आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में इस चैप्टर में बताया। अगले चैप्टर में भोजन के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण पोषक तत्व विटामिन की बात करेंगे और वहीं पे इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। भोजन यानी फूड के 2 चैप्टर, आज का 1 चैप्टर और इसके पहले 1 चैप्टर हो चुका है। आज हम इसके बाद हम लास्ट क्लास लेके आएंगे फूड यानी भोजन की, जिसमें हम बात करेंगे विटामिन सी और विटामिन से होने वाले रोगों के बारे में। आशा है कि आज जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।